दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th। चैप्टर है फर्स्ट, जिसका टॉपिक है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अर्थात इतने हजार वर्षों में कैसे मानव में परिवर्तन हुआ है, कैसे उसके क्रियाकलाप में परिवर्तन हुआ, कैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या अन्य प्राकृतिक परिवर्तन या मानव निर्मित परिवर्तन, वातावरण के परिवर्तन या वायुमंडल में परिवर्तन, किस तरीके के परिवर्तन हुए हैं, चाहे वह ऐतिहासिक हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन हो। तो हम लोग इसमें ये चीज़ें पढ़ेंगे दोस्तों। यह क्लास इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, आरओ एंड एआरओ, एसएससी सीजीएल, टीएसटी पीएसटी, सुपर टेट, सी टेट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डी ट्रिपल एस वी, इवन ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले चार लाइनें आप लोगों के लिए, तो ध्यान से सुने दोस्तों। क्या है वो चार लाइनें? जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्रों पर भी पत्थर के पुल बनाने की दम रखते हैं। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बनाने की दम रखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और फटाफट पूरे चैप्टर को देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोगों को पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ये एक चित्र आपको दिख रहा है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है। इस तरीके से उन्होंने दुनिया के हिस्से को दर्शाया था। इसके अलावा ये देखिए, यह भी एक चित्र है। 18वीं सदी के आरंभ में गिवलॉम द लिस्ली के एटलस नुवु के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। इसमें देखिए भारत आपको सामने आपको दिख रहा है, श्रीलंका भी दिख रहा है। नई और पुरानी कुछ शब्दावली है, उनमें भी दोस्तों परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, जानेंगे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार कैसे किसी वस्तु या समय के बारे में जानकारी देते हैं, उसके स्रोत भी मिले हैं। कागज का मूल, कागज सबसे पहले किस देश में शुरुआत हुई थी, अभिलेख मिले हैं, पांडुलिपियां मिली हैं। इन सब चीज़ों ये देखिए, कुछ अभिलेख उर्दू भाषा या फारसी में दोस्तों दिए गए हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में भी समझना है, कैसे लोग पहले शासन करते थे। ये देखिए दोस्तों, चित्र आपको एक दिख रहा है। तो इतनी सब चीज़ें हम लोगों को देखनी है। आइए अब हम लोग शुरू से पढ़ते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को स्टार्टिंग से। ये देखिए एक चित्र दिख रहा है, अजीब सा आपको देखने में लग रहा होगा। ये विश्व का मानचित्र है। उस दौरान 12वीं सदी में एक भूगोलवेत्ता थे, अल इदरीसी ने इसको बनाया था। क्या बनाया था? अल इदरीसी ने इसको बनाया था। मानचित्र 1 और 2 पर हमें नजर डालनी है। मानचित्र 1, अरब अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है ये उसके द्वारा बनाया गया है। दुनिया के बड़े मानचित्र का ये एक हिस्सा है। मानचित्र 2 को, जो भी जस्ट नीचे है, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था, अर्थात 18वीं सदी में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के, मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी भाषा में प्रदर्शित। ये देखिए दोस्तों, यह 18वीं सदी के आरंभ में गिवलॉम द लिस्ले के एटलस नुवु के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। इसमें आप लोग भारत को देख पा रहे होंगे। देखिए इसमें क्या है और ये कब बना था दोस्तों। देखिए जैसे जैसे परिवर्तन हुआ है वैसे वैसे मानचित्र में भी परिवर्तन होता गया है। इस बात से आप लोग परिचित हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नई और पुरानी शब्दावली। शब्दावली का मतलब होता है कि समय के अनुसार विभिन्न प्रकार के शब्दों में भी परिवर्तन हुआ है। पहले वो किसी अलग तरीके से लिखे जाते थे या अलग तरीके से बोले जाते थे, या बोलने का जो अर्थ होता था वो अलग होता था, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। तो हम लोग देखेंगे अब नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ
क्या होता है, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी दोस्तों बदल गए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। उदाहरण के लिए जैसे आप हिंदुस्तान शब्द ले लेते हैं, जिससे अपने देश का नाम है, ईस्ट वेस्ट इंडिया इज द वेस्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो आप यहाँ पर दोस्तों ये बात समझ सकते हैं, जो हिंदुस्तान शब्द है किसने प्रयोग किया था। तो एक फारसी इतिहासकार थे। कौन थे? फारसी इतिहासकार थे जिनका नाम था मिनहाज ए सिराज ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसका आशय क्या था, मतलब इसका अर्थ क्या था? हरियाणा, पंजाब और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो जो लोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में रहते थे, उनके लिए शब्द था। उसने इस शब्द का जो राजनीतिक अर्थ दिया था, क्या दिया था? राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, क्योंकि चोल पांड यहाँ पर शासन करते थे। उनको कभी हिंदुस्तान की श्रेणी में उस समय नहीं रखा गया था। आज देखें, आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जाइए, भारत के किसी भी दिशा में जाइए, किसी भी कोने में जाइए, सिर्फ एक ही चीज है, हिंदुस्तान। क्या है? हिंदुस्तान। अब देखिए दोस्तों, इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, देखिए बाबर ने किसमें किया था? 16वीं सदी में किया था। भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहीं हिंदुस्तान शब्द ने राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़े थे, जो हम आज जोड़ते हैं। देखिए आज क्या है, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पार्टियां इसी से संबंध रखती हैं और इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करती। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। विदेशी हम लोग किसको कहते हैं? जो भारत में ना रहता हो। और मध्य युग में क्या था? मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति। उस समय पूरा देश संगठित पूर्णतया नहीं था, जैसे उत्तरी हिस्सा संगठित था, दिल्ली सल्तनत थी वहां पे, दक्षिण भारत अलग था। तो अगर दक्षिण भारत से कोई उधर जाता था उत्तर भारत में, तो कहते थे ये विदेशी है। जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। आज क्या है, पूरा देश संगठित रूप में है आपके समक्ष, और यहाँ पर किसी भी कोने से कोई व्यक्ति आता है, वह विदेशी नहीं होता है। वो डायरेक्शन वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं, बट क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत। जो इतिहासकार थे उनके स्रोत क्या क्या दोस्तों रहे। देखिए इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के पढ़ा था। पिछले साल इन द सेंस ऑफ दोस्तों, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, उसी को यहाँ पर पिछले साल कहा गया है। तो पिछले क्लास में आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इस पुस्तक में मोटे तौर पे जो समय अवधि है 1700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक, लगभग 1000 वर्ष के बीच में हम जानकारी दोस्तों प्राप्त करेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का यूज करते थे,
उनमें आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए, स्रोत जुटाने के लिए क्या क्या करते हैं? सिक्कों, देखिए दोस्तों, सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, जिसको कि भवन निर्माण करते हैं कहते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक इमारतें आपने दोस्तों देखी होंगी, तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके जो आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे करते हैं। इस्तेमाल क्या हुआ दोस्तों? धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। कागज की बात करें तो इसकी शुरुआत दोस्तों चीन से हुई थी। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें। कहाँ से शुरुआत हुई थी? चीन से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, देखिए इस कागज का यूज क्या क्या हो रहा था। धर्म ग्रंथ लिखने के लिए, शासकों के वृत्तांत, शासकों ने कौन कौन से युद्ध जीते, कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ की और कहाँ तक उनका विस्तार था, कैसे वे कपड़े पहनते थे, कैसी उनकी दैनिक दिनचर्या होती थी, इन सब की चर्चा किसमें मिलने लगी? ये कागज के रूप में वो लिखने लगे। संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग होने लगा। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। देखो, पांडुलिपियों से भी विभिन्न प्रकार की दोस्तों जानकारियां प्राप्त हुई। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अवलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को विस्तृत जानकारी दोस्तों मिली। यह भी एक स्रोत रहे, और लेकिन इनका उपयोग कठिन है, क्योंकि दोस्तों उस समय की भाषा अलग थी, आज की भाषा अलग है। अब आप सोचिए, कितने लोग शुद्ध संस्कृत पढ़ते हैं या शुद्ध फारसी पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ ली जाती है कि थोड़े बहुत मार्क्स उसमें आ जाएं। अगर किसी एग्जाम में आती है संस्कृत तो स्पेशली टीचिंग में आती है, या कोई धार्मिक गुरु का एग्जामिनेशन हो उसमें आती है, तो सिर्फ कैंडिडेट उतनी ही संस्कृत पढ़ता है जितने में वह एग्जाम क्वालिफाई कर सके। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी तो आप जानते होंगे यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन कुछ बहुत दोस्तों परिवर्तन मिलेंगे। देखिए, ये या एक आप चित्र देख पा रहे होंगे। ये व्यक्ति क्या है? कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती थी। नस्तलिख, जिसे लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखी जाती थी, और फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। सिक्स्थ लिपि दाईं ओर अधिक सघन और संक्षिप्त कठिन होती थी। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते किस तरीके से फारसी और अरबी में लिखा गया है। देखने में दोस्तों उर्दू लग रहा, बट यह फारसी और अरबी ही लैंग्वेज है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता था। प्रतिलिपियां बनाते हुए क्या होता था दोस्तों? प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे छोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं। और दोस्तों, जो मूल ग्रंथ थे, जो सबसे पहले ग्रंथ लिखे गए थे, चाहे कोई पांडुलिपि हो, फिर उसमें हजारों वर्ष में काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हो। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर भी पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जितनी भी चीजें आप इतिहास में पढ़ते हैं या भूगोल में कुछ पुरानी चीजें पढ़ते हैं,
स्पेशली इतिहास में ये चीज़ें आती हैं। तो वो जो आज आप पढ़ते हैं, वो हज़ारों साल पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। क्योंकि हमको जो सोर्स मिले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन सोर्सों के आधार पर, उन स्रोतों के आधार पर ही अंदाज़ा लगाया गया है कि उस समय ऐसा होता होगा, कि अशोक ने ऐसा युद्ध लड़ा, इतने लाख लोगों को मारा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो उससे सबूत मिले हैं, जो उसके अभिलेख मिले हैं, उन्हीं से जानकारी मिलती है। कई बार लेखक स्वयं भी समय-समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार, देखिए दोस्तों, जो जियाउद्दीन थे, इतिहासकार थे, इन्होंने अपना जो वृत्तांत लिखा था 1356 में, दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। अब आगे हम लोग देखेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। बिल्कुल दोस्तों, पहले की राजनीति अलग थी, आज की अलग है। कुछ ना कुछ दोस्तों परिवर्तन है। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में हम लोग पढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से देखिए होता क्या है, सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे क्या होता है कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का प्रयोग वगैरह होता रहता था दोस्तों। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों अर्थात टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। इसके अलावा हम लोग आगे पढ़ेंगे 5, 6, 7 चैप्टर में देखेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। देखो क्या होता था कि मान लो एक पूरा समुदाय एक स्थान पर रहता है, वो 1 साल रहा, आसपास के जितने संसाधन थे खाना पीना खा लिया, घर में रहा। अब वहां पर संसाधन नहीं है, काम करने के अवसर भी नहीं। जब काम नहीं होगा तो पेट कैसे भरेंगे? तो क्या करते थे, कुछ समय वो स्थान छोड़कर पूरा का पूरा झुंड, पूरा पूरा ग्रुप, समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों को, देखिए दोस्तों, ये एक चित्र दिख रहा है, क्या है दोस्तों? खुद नहीं देखते हैं दोस्तों, क्या है समझते हैं। आइए दोस्तों, ये रहा, ये देखिए, ये राहट है। रहट मतलब होता है दोस्तों पानी निकालने वाली उस समय की मोटर। इस तरीके से पानी निकाला जाता था। देखिए उस समय तो बड़ा, उनमें में से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम था राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए यूज होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग के ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। देखिए उस समय युद्ध वगैरह चलते थे, बिल्कुल है। 1600 के समय कौन आए थे? शिवाजी। सिख में विभिन्न प्रकार के गुरु होते थे, 10 गुरु थे टोटल, ठीक है। जाट वगैरह होते थे, अहोम होते थे, महेश, महार, सभी लोग युद्ध वगैरह में भाग लेते थे। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। देखो क्या होता था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी, लोग रहने के लिए
खेती करने के लिए, अपने जानवरों को बांधने के लिए उस जगह के जंगलों को साफ कर सपाट मैदान बना रहे थे। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान भी छोड़ना पड़ता था। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रवेश प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग भी बन रहे थे। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मतलब होता है कि मालिक के यहाँ काम करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कार्य भी करते। अर्थात देखो, किसी किसी के पास उस समय खूब जमीन हुआ करती थी और किसी किसी के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं हुआ करती थी। तो फिर क्या होता था दोस्तों, फिर अंतर काफी कुछ बढ़ने लगा। जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा तो लोग जातियों और उपजातियों में भी बंटने लगे। और देखो फिर क्या होने लगा, कोई ऊंच होने लगा, कोई नीचा भी होने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई दर्जा नहीं। देखो दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया है, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है, तो चीज़ें भी बदलती गई हैं। इस बात को भी आप लोग समझें और जानने की कोशिश करें दोस्तों। आगे क्या होता था, देखिए, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए, जो उनके सदस्य होते थे, उनके व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या होता था दोस्तों। देखिए, उसमें होता था कि नियंत्रण करने की जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी कि आपको ये काम करना, ऐसे करना। इन नियमों का पालन जात के जो बड़े होते थे, बुजुर्ग होते थे, की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। क्या कहते थे, जाति पंचायत कहते थे। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की छोटी इकाई भर होते थे। हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्र और साम्राज्य। देखो, उस समय क्या चलता था, क्षेत्रवाद ही दोस्तों चलता था। क्षेत्र हुआ करते थे और क्षेत्र पर ही आधारित काम होता था। सोचो दोस्तों, उस समय कैसे होते थे क्षेत्र, आज कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं। चोल अध्याय दूसरे में, तुगलक अध्याय तीसरे में, या मुगल अध्याय चौथे जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के जो सुल्तान थे, गयासुद्दीन बलबन, जिनका कार्यकाल 1266 से लेकर 1287 रहा। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिनका कार्यकाल 1266 से 1287 रहा है, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में हम लोग देखेंगे। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम अफगानिस्तान के गजनी गज्जन तक फैला था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता। देखो, इसने कहाँ कहाँ तक शासन किया। गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे क्या समर्पित हो गए थे। ये देखिए दोस्तों, मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अवसरफी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, सिविस्तीन, मुल्तान, कालानौर, सामनान, कन्नौज, बदायूं, झांझनगर, मालवा, द्वार समुद्र, मालाबार, तेलंग, तेलंगाना, देवरी, गुजरात, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ तक इनका शासन हुआ करता था। इतिहासकार विजय बयान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते। अतिशयोक्ति का अर्थ होता किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी करने लगे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे, इसलिए ताकि आसपास की उनकी जो सेना है, प्रजा है, वो उन चीजों को समझ सके। भाषा तथा क्षेत्र के बाद के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। देखिए कहाँ गया दोस्तों, ये रहा। इसमें देखो क्या था दोस्तों, सन 1318 में कवि थे अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। आज भी दोस्तों राज्य में देखिए
थोड़ी थोड़ी दूर पर आप जाइए, 20 किलोमीटर नहीं कह सकते, 100 किलोमीटर रेंज पर भाषा आपको परिवर्तित मिलेगी। इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री, जिसको दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में मौआबारी, तमिलनाडु में गौड़ी, बंगाल में अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिंदवी दिल्ली के आसपास क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए। देखिए, ये सब आपको दोस्तों काम करना है। आगे हम लोग समझते हैं सन 700 से। देखिए क्या होता है। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट भी हो गई थी। चैप्टर 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक क्या होते थे, राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराटे अर्थात युद्ध वगैरह होते थे। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से मगध शासन रहा है, कैसे दिल्ली सल्तनत बरकरार रहा है। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। एग्जाम्पल के लिए चैप्टर 3 और 4 की तालिका 1 की तुलना करेंगे खलजी और मुगल वंश के शासनकाल। ये चीजें दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए 18वीं सदी में क्या था कि मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो इनके होते वो थे लास्ट शासक, क्या थे, मुगल वंश के लास्ट शासक थे। वो कौन थे, उनको वहां भेज दिया गया था दोस्तों, रंगून भेज दिया गया था। रंगून उनको भेजा गया था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति भी बदल गई थी। उन पर कई, कहाँ चला गया दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर क्या हो रही थी, फैल रही थी। इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहीं, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा। हम लोग देखेंगे पुराने और नए धर्म में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। आइए दोस्तों अब समझते हैं इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इतनी देर से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा दोस्तों क्या हो गया, बढ़ता चला गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें क्या था, ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशिष्ट कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में हम दूसरी परंपराओं के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यही वह युग था जिसमें उस उपमहाद्वीप पे नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ था। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं
कौन सी? 7वीं सदी में व्यापारियों और जो अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ क्या थे? सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत थे कि विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब अपना जो अहम टॉपिक है दोस्तों वह है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। बहुत अहम टॉपिक है, ध्यान से सुने दोस्तों। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी कि केवल घंटों दिन वर्षों के बीतने के रूप में नहीं वो देखते थे, ना ही उनको इसके बारे में विशेष जानकारी थी। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना कितना स्थायित्व है और कितना इसमें चेंजमेंट हुआ है, और ये अतीत को समय विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन क्या हो जाएगा? समय का अध्ययन करना आसान हो जाएगा। 19वीं सदी के बीच में अर्थात मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता है। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता का भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। देखो क्या क्या था। शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में भी विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के यह 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी हैं, परिवर्तनों के यह क्या है? प्रमाण हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। इसलिए हम सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती। किसकी? जो मध्यकाल है उसकी तुलना आधुनिक काल से की जाती, और जो प्राचीन इतिहास है उसकी हम लोग कर सकते हैं मध्यकाल से। तो आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा है। इससे आशय निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे। देखो दोस्तों, सारे टाइप के परिवर्तन, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, कैसे भी परिवर्तन हो, सारे के सारे परिवर्तन होते रहे हैं। इसमें यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर बिल्कुल दोस्तों ध्यान दें। तो यहाँ से अपना यह चैप्टर कंप्लीट होता है। शुरू से आइए एक बार आपको दिखा देते हैं आपने क्या क्या पढ़ा है। ये रहा 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, अर्थात इतने सालों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है इसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है। इस मानचित्र के माध्यम से समझा था। बिल्कुल दोस्तों, देखा था मानचित्र।
फिर एक मानचित्र देखा था, उस समय बना हुआ था। फिर हम लोगों ने नई और पुरानी शब्दावली को समझने की कोशिश की है कि कैसे हिंदुस्तान शब्द में अर्थ अलग अलग होते थे, आज पहले के 1000 साल पहले और अब में। तो ये चीजें हम लोगों ने दोस्तों इसमें समझी। फिर इतिहासकार थे और उनके क्या क्या स्रोत थे, कैसे उन्होंने विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानकारी प्रदान की है। इसमें स्पेशली हम लोगों ने जो टाइम पीरियड लिया है 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक, अर्थात 1000 वर्षों का पूरा अध्ययन करने की कोशिश की है। कागज की इंपॉर्टेंट क्या थी, इसमें विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश अर्जियां या अदालतों के दस्तावेज या करों का हिसाब किताब सब रखा जाता था दोस्तों। ये देखिए एक लिपिक है जो पांडुलिपि से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अरबी फारसी की कुछ लिखावट रही आपके समक्ष। फिर नए सामाजिक और राजनीतिक समूह उभर कर सामने आए और विभिन्न प्रकार, ये देखिए राहट है, उस समय इस तरीके से पानी निकाला जाता था, आज हम लोग समरसेबल से पानी निकालते हैं दोस्तों। क्षेत्र और साम्राज्य भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते चले गए दोस्तों। कैसे एक राजा दूसरे राज्य पर कब्जा किया करता था। भाषा और क्षेत्र में बिल्कुल दोस्तों, क्षेत्र वाइज उस दौरान भाषा अलग होती थी। आज भी दोस्तों आप राज्यों में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, वहाँ की भाषा अलग, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो आप कहीं जाइए भाषा में परिवर्तन आपको देखने को दोस्तों जरूर मिलेगा। पुराने और नए धर्म में भी काफी कुछ परिवर्तन हुआ है, इस बात से भी आप लोग परिचित हैं। समय और इतिहास के कालखंडों का विचार कि देखिए समय के अनुसार क्या हुआ, परिवर्तन दोस्तों जरूर होता गया और इसे मध्यकाल, आधुनिक काल, इस तरीके से दोस्तों प्राचीन काल के रूप में डिवाइड किया गया। तो दोस्तों यह चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फटाफट इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।